मैं इसमें जो देखा था कि इसमें बताया गया कि सुनामी क्या है, वो कैसे पैदा होती है, इसके अलावा सुनामी प्रोग्राम, सुनामी चेतावनी प्रणाली, सुनामी के दौरान में क्या करना चाहिए, इसके बारे में बताया गया। इसके बारे में भी बताया गया कि सुनामी के जान माल के नुकसान को कैसे कम कर सकते हैं। जैसे 26 दिसंबर 2004 को हिंद महासागर में आई सुनामी ने कोई दक्षिण पूर्व एशिया देशों में भारी तबाही मचाई। इसमें ये हो गया कि हमारा जो मानव के मतलब जो एक हम जो समझते हैं प्रकृति को जो हमें श्रद्धा करना चाहिए, जो हम हमेशा भूल जाते हैं कि हमारा ताकत इतना बढ़ गई है, मगर ये सब त्रासदियां जैसे आती है हमें दिखाता है कि नेचर के प्रकृति के सामने हम कितना असहाय है। और इसमें फिर याद दिलाया कि उनकी अपनी ताकत के आंकर के बावजूद प्रकृति के ताकत के सामने कितना असहाय है। ये मैं कुछ सुनामी के बारे में ज्यादा इसमें मैं डिस्कस नहीं करूंगा कि कैसे कैसे पहले कुछ सुनामी हुई थी। अभी हो गया कि सुनामी इसमें फिर ये भी कर रहा है कि सुनामी का जो बहुत सारा जायजा देखिए कि तटीय लहरें पर तटीय तरंग, मैं लहरें या तरंगों को एक ही साथ यूज कर रहा हूँ, पर तरंग इसी के लिए यूज कर रहा हूँ कारण हमेशा जो सुनामी को जाने के लिए इसका तरंग दर्द और मतलब जो शिखर पे आता है तो तरंग के साथ जो ज्यादा फिट बैठता है लहरें के साथ जो है, इसी के लिए तरंग में ज्यादा कर रहा हूँ। सुना जो तरंग है तो इसी के लिए बंदरगाह तरंग, और उसके कारण भी था कि जापानी के मछुआरा ने ये सबको ये किया था कारण जो बीच समुद्र से जब आते थे बीच समुद्र में कुछ उनको हलचल नहीं मिलती, मगर जो बंदरगाह पहुंचते थे तब देखते थे उसके साथ नाच मची हुई, तो उनका धारणा चीजें शायद बंदरगाह में पैदा होती है और इसी के लिए उन्होंने बंदरगाह तरंग इसका नाम रखा। मगर क्या होता है सभी सुनामी जो है तो बंदरगाह ही नहीं, इसी के लिए जो शब्द है ये भ्रामक मतलब है, मतलब उसमें जैसे बाकी बंदरगाह के आसपास नहीं आती, इसमें सुनामी शब्द भ्रामक है। सुनामी को जारियतन टाइडल वेव भी बताया गया है, मगर ये जो सुनामी के जारियतन वो कोई संबंध नहीं है। टाइडल वेव से रिकरेंट फिनोमेना मतलब वो अलग है और ये सुनामी अलग है। तो उसके साथ जैसे हम टाइडल वेव से जो उच्चारण सूर्य का ग्रेविटेशन फोर्सेस वगैरह से होती है तो वो टाइडल वेव का अलग है। कभी कभी वैज्ञानिक सुनामी को भूकंपी समुद्री तरंगों के रूप में भी परिभाषित करते हैं, मगर मतलब उनके जो ये मगर ये सभी सुनामी भूकंप से पैदा नहीं होती है। विशेष करके जैसे कुछ ज्वालामुखी, जैसे सबसे बड़ा सुनामी जब कराकोटवा ज्वालामुखी 1883 में हुआ था तो उनके बंगेनो ज्वालामुखी उससे हुआ था, और जैसे एस्टेरॉइड्स जब कभी ये करता है पृथ्वी की सतह पर टकराती है तभी भी सुनामी पैदा होती है। इसी के लिए भूकंप की जो कहते हैं वो भी समुद्री तरंग वो भी थोड़ा भ्रामक है। विज्ञान की भाषा में सुनामी समुद्र में संचरित होने वाली ऐसी तरंगों की एक श्रृंखला है जिनकी तरंग वेवलेंथ मतलब जो है अश्वाभाविक रूप से लंबे बात के नजदीक पहुंचती है कि लहर की गति घटती जाती है और इनकी ऊंचाई बढ़ती जाती है। जब तक पर पहुंचने वाली समुद्र तरंगों का आरंभिक भाग का जब पहले आ जाती है तो वो समुद्र में पानी जो खींचने दिखाई देती है, पानी सैकड़ों मीटर से अधिक पीछे हट सकता है। इसलिए आमतौर पर पानी से ढके रहने वाले तट के निकटवर्ती समुद्र क्षेत्र सुनामी के दौरान दिखाई दे जाती है। सुनामी तरंगों के तरंग बहुत अधिक लंबे होते हैं, जैसे हम पहले भी बताया था, लंबे मतलब लहर के एक शिखर से दूसरे शिखर, वन प्लेस टू अनदर प्लेस के जो लेंथ है, इसका अवधि पीरियड दो उत्तरोत्तर लहर मतलब सबसे बीच के जो समय है ये होती है लंबी अवधि। सुनामी तरंगों की तरंग तो लगभग 500 किलोमीटर और इनके अवधि 10 मिनट से लेकर 2 घंटे तक हो सकती है, मतलब एक लहर के आने के बाद जो है मतलब इतना समय बीत सकता है। सुनामी की तुलना में हवा द्वारा उत्पन्न तरंगों की अवधि 5 से 10 सेकंड होती है और तरंग दैर्घ्य 100 से 200 मीटर होता है। सुनामी अपने तरंग दैर्घ्य के कारण उथली जल तरंग मतलब सेलो वाटर वेव जिसको कहता है व्यवहार करती है। उथली जल तरंग की पहचान इस बात से की जाती है कि जल का गहराई जो डेप्थ ऑफ वाटर तरंग दैर्घ्य का जो अनुपात रेशियो है वो बहुत कम होता है। चलो सुनामी तरंग का गति, पानी का गहराई और गुरुत्व तरंग
ग्रेविटी जो गुरुत्वाकर्षण है 9 मीटर प्रति सेकंड गुणनफल के वर्गमूल के बराबर होता है, स्क्वायर रूट ऑफ दिस थिंग। जहाँ पानी अधिक गहरा होता है वहाँ सुनामी के तरंग उच्च गति से संचारित होता है। जैसे जैसे पानी का डेप्थ ज्यादा होगा वहाँ वेलोसिटी ज्यादा होगा। प्रशांत महासागर में पानी के औसत गहराई लगभग 4000 मीटर है, 4 किलोमीटर। उसमें सुनामी 200 मीटर प्रति सेकंड या 700 किलोमीटर प्रति घंटे की गति में ये चलती है। गहरे समुद्र में सुनामी तरंग का तरंग दैर्घ्य सैकड़ों किलोमीटर तो हो सकता है, लेकिन इनका आयाम शिखर के से घट तो ऊंची मतलब जो इसके जो ऊंचाई होगी ये होगी तो 1 मीटर से कम होगा। इसलिए किसी हवाई जहाज से सुनामी को देखा नहीं जा सकता, नहीं जाता। ना कि कोई यदि आप शिप में भी जाते हैं तो आपको उतना मालूम नहीं होगा कि इतना भयंकर जो है तबाही है आपके साथ आपके मतलब बीच में गुजर रहे हैं। तरंग जैसे जैसे प्रांत तक समुद्र पहुंचती है सुनामी की ऊंचाई बढ़ती जाती है। सुनामी तरंगों का अनुक्रमिक शिखर और गर्त के रूप में आता है। मतलब एक ये आएगा ऊपर क्रेस्ट आएगा फिर ट्रैप आएगा, एक बार ऊंची होगी एक बार नीचे। तो ये आमतौर पर 10 से 50 मिनट के अंतराल पर आती है। जब वे लहरें ऊंचे पानी में प्रवेश करती है तो इनकी गति 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे होते हैं। उदाहरण से 15 मीटर गहरे पानी में सुनामी तरंगों की गति केवल 45 किलोमीटर प्रति घंटे होगी। किनारे पर पहुंचने वाली सुनामी तरंग की अधिकतम ऊंचाई को रानाप कहते हैं। जो उसका जो रानाप कितना होगा, रानाप तट पर पहुंचने वाले पानी के मध्य समुद्र तक मीन सी लेवल से अधिकतम लंबवत दूरी है, वर्टिकल उसका जो ऊंचाई है वो है। सुनामी रानाप को 1 मीटर से ऊपर होना खतरनाक होता है, तो 1 मीटर से भी हो जाती है। बाकी चीजें मैं अभी समय के लिए कहना अन्य समुद्री तरंगों के भारतीय सुनामी तरंगों की ऊर्जा भी तट की तरफ आते आते कम होने लगती है। जैसे जैसे तट की तरफ आ रही है वो कम हो रहा है। ऊर्जा का कुछ भाग अब तक मतलब ऑफशोर की तरफ रिफ्लेक्ट हो जाती है। तट की ओर आने वाली तरंगों की ऊर्जा समुद्री तल के घर्षण जो बाकी डिस्टर्बेंसेस है प्रोक्चर इसके लिए कम होने लगती है। मगर इसके बावजूद इसके जो विध्वंसकारी क्षमता है वो पूरा पूरी खत्म नहीं होती है। सुनामी तरंगों पानी के दीवार तरफ पर टकराती है, नहीं तो फिर जैसे वो तेजी से बार साइडल वेव जैसे जाती है। तो एक बार दोनों ही किसी जैसे दोनों का ही मतलब रूप में आएगा, पानी का वाल जैसे गिरता है तो नहीं तो फिर टाइड के रूप में जाती है, तो उसमें भी दोनों ही में मतलब खतरनाक है। ये हम ऑलरेडी थोड़ा बोल चुके हैं, तो समय का भी कम है। जैसे इसमें क्या होता है जो सुनामी का कारण एक तो भूकंप है, एक जैसे हम बता रहे थे जब वो कोई जो वोल्केनो है मतलब जो वोल्केनो माउंटेन है जब वो दाब के प्रेशर पर भी धस जाती है उसमें भी भूस्खलन होती है, लैंडस्लाइड होती है, उसमें फिर इसमें सुनामी पैदा कर सकता है। भूकंप जब स्तंभों को उत्थान मतलब आकर उठाता है, नहीं तो फिर नीचे ये करता है। तो प्लेट सीमा पर जो प्लेट सीमा मतलब जो टेक्टोनिक प्लेट से जो उसका बाउंड्रीज है ये मेनली मतलब टेक्टोनिक प्लेट्स को प्लेट सीमा बाउंड्रीज प्लेट बाउंड्रीज जो है प्लेट सीमा वहां पर मतलब आकर के जो प्रशांत महासागर में जो ज्यादा सुनामी दिखाई देती है वो उस कारण होता है जो आपके जनरेटेड बाय मतलब प्लेट में जो घर्षण होती है जिसके लिए जो भूकंप होता है उसके कारण। और इसमें जो ज्यादा जो खतरनाक है वो समुद्री प्लेट, ओशियनिक प्लेट और जो मतलब कॉन्टिनेंटल प्लेट्स है उसमें जो भूकंप होती है अगर ओशियनिक प्लेट भारी होती है तो ये होगा इसका सबडक्शन भूकंप कहता है। अभी सबडक्शन की भी जो हिंदी है जैसे मैं देख रहा था तो बहुत ज्यादा जो दिया हुआ भी है मेरे को उतना अच्छा नहीं लगा, मतलब जैसे ये है एक जैसे ये दिया हुआ है। सुनामी विशाल जलराशि के विस्थापन कारण उत्पन्न होती है, मतलब जैसे वाटर मास को जब ज्यादा वाटर मास को जब डिस्टर्ब करते हैं तो उसके कारण सुनामी पैदा होता है। यानी यह विस्थापन गुरुत्व के प्रभाव से क्षेत्र में सामान्यता लाने के लिए प्रयास रहता है। जब एकदम डिस्टर्ब होता है उसके ग्रेविटेशनल फोर्सेस में वो नॉर्मल स्थिति में जब आने चाहता है उसके कारण फिर ये ऊंचाई समुद्र तल में आई विकृति के परिमाण मतलब कितना डिस्प्लेसमेंट होगा उसके ऊपर सुनामी का ये करेगा। जलराशि का विस्थापन जितना बड़ा होगा सुनामी लहरें ऊंचाई भी उतना ज्यादा होगा, कारण जितना वाटर
मास जो है जितना डिस्टर्ब होगा उतना ही उसमें सुनामी का ऊपर प्रभाव पड़ेगा। ये फिर उठाकर जैसे मतलब कहने का मतलब ये है कि भूकंप से हुई ऊर्जा पैदा करता है, वो जो स्थितिज ऊर्जा मतलब पोटेंशियल एनर्जी बदल करके समुद्र पानी में समाहित होता है पहले, फिर वही स्थितिज ऊर्जा समुद्र सुनामी तरंगों को उत्पन्न होने से गतिज ऊर्जा में बदल देती है, काइनेटिक एनर्जी उसमें यह होता है। सुनामी के उत्पन्न के लिए भूकंप ही एकमात्र कारण नहीं है, ये मैं बता चुका हूँ। दूसरी बात है जो ये कहना जो सामान्य तो सुनामी जो प्लेट सीमा का अचानक आई विकृति के कारण पैदा होती है, यह शीघ्र ही गायब हो जाता है, पैदा नहीं मतलब नहीं होता है। जो मतलब सुनामी जो अदर देन जो प्लेट बाउंड्री जो भूकंप होने के कारण नहीं होता है, वो सुनामी का जो इफेक्ट है वो जल्दी जल्दी डिसिपेट हो जाता है। मतलब जैसे कि अगर देखा गया है जैसे विशाल स्थानीय प्रभाव की तरंगों मतलब शॉक वेव जिसको कहता है, 10 जुलाई 1998 के लिटुआ खाड़ी में जो वो हुआ था, इसका इतना ऊंचा हो गया था मगर धीरे धीरे फिर कम हो जाता है। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो भूकंप के अलावा जो सुनामी उत्पन्न होती है उसका प्रभाव उतना लंबा तक नहीं रहता है। अब ये सुनामी के पूर्वानुमान का बात कर रहा है कि जैसे कि अभी तक हम अर्थक्वेक कब होगा कहाँ होगा इसको हम बता नहीं सकते। कुछ जो संकेत आती है कहीं कहीं मतलब एक आधा अर्थक्वेक के ऐसा रिपोर्ट भी हुआ है जो उसका जैसे रेडॉन एमिशन जैसे चाइना वगैरह में अमेरिका में एक आधा अर्थक्वेक को प्रेडिक्शन भी किया गया है घंटों में इस तरह का जिसमें भी आएगा, मगर अभी तक इसका कोई ये जो साइंस है इसको इनएग्जैक्ट साइंस ही बताते हैं कि अभी तक अर्थक्वेक को प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं, इसलिए हम सुनामी को भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। ना कि कभी एस्टेरॉइड गिरेगा इसका भी कोई जानकारी है नहीं है, ना कब उसमें वोल्केनो उसके नीचे दबेगा, इसके लिए अभी तक इसका कोई ऐसा परिपूर्ण साइंस नहीं है, परफेक्ट साइंस नहीं है जिसमें ये ज्ञान है। हाँ ये जरूर है देखा गया है कि कुछ जानवरों को जो अपना वो संकेत मिलती है, इसमें कोई जगह देखा गया है कि डिस्टेंस से मतलब उसको आभास होती है, जैसे आपके में भी देखा गया ये है, और इसके लिए उनको देखा गया कि निचले प्रतिशत से ऊपर गया। अब इसका क्या कारण है, जैसे अभी कोई कह रहा है जैसे भूकंप का हो सकता है जो रेलवे वेव्स वगैरह जो आती है हो सकता पहले वो सेंस कर सकते हैं, मगर इसका अभी तक कोई साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन कैसे ये किया जा रहा है, मगर इसका अध्ययन किया जा रहा है ताकि इस अध्ययन से हमें पता लगे कि ये जो संकेत पशु पक्षियों का इनको मिल रहा है क्या हम उसको इस्तेमाल करके इसका ये आगे लगा सकते। इसमें जो है सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स अबाउट सभी निकल प्रतिशत सुनामी से प्रभावित हो सकते हैं और मतलब जैसे लो लाइन मतलब सी लेवल सुनामी से खतरा उत्पन्न होता है। एक श्रृंखला होती है जिसमें सीरीज ऑफ वेव्स, हमें याद रखना है कि लहरें लंबी और ऊंची नहीं भी हो सकता है। सुनामी लहरों की गति किसी व्यक्ति को गढ़ने की गति से अधिक होता है, आम जानकारी है 700 किलोमीटर। इसी के लिए जो अब जो बाद में आ रहा है तो बताएंगे कि सुनामी को देखने का कोशिश हमें करना नहीं चाहिए। सुनामी का निकटवर्ती पानी के पीछे हटने का कारण बन सकता है और समुद्र तल पानी के बाहर आ सकती है। सुनामी लहरें समुद्र के गिरने वाली नदियों तथा उन जलधाराओं के अंदर तक पहुंच सकती है, उनके थ्रू भी जा सकती है। जैसे अभी मैं कहता जब सी लेवल नहीं है, हो सकता है जो नदी अभी आ रहा है वो नदी होकर के भी आगे लंबी आ सकता है। सुनामी का आने का कोई विशेष समय नहीं है कि दिन हो या रात कभी भी आ सकती है। इसमें भी इसी के लिए ये मतलब बहुत लोग का कहना है कि जब एक डाटा देख करके जब आप लोग तो रात को जाता है, जैसे ऐसा कोई लोग तो स्टैटिस्टिकल देख करके, मगर ये केवल कॉन्फिडेंशियल है जो रात का दिन का ये ऐसा कोई नहीं है जो रात को नहीं आए। ये एक पब्लिक अवेयरनेस के कॉन्टेक्स्ट में बहुत इम्पोर्टेंट है, मतलब ऐसा देखा गया है। नहीं वो तो रात को ही होता है आमतौर पर, पिछले साल भी हुआ था, उससे भी 10 साल पहले हुआ था, मगर इसका कोई ऐसा समय नहीं है। लहरदार तरंगों के भांति सुनामी लहरों के साथ रहना संभव नहीं है। जैसे लहरदार में तो जो सर्फिंग करते हैं हम सी में जा करके जैसे एक वेव से गए फिर उसको उछाला जिसको हम मतलब उसके साथ रह सकते हैं, ऐसा सुनामी तरंगों के साथ हम नहीं कर सकते। दिस इज इम्पोर्टेंट, दिस आर नॉट सुनामी वेव्स आर नॉट सर्फेबल। अब इस सुनामी चेतना प्रणाली के बारे में फिर अभी मैं इसको छोड़ता ही हूँ, कारण बहुत सारा प्रयास हुआ है और ये प्रयास इसके लिए भी है कि बेसिकली हम जो भूकंप होते हैं उसका जब चेतावनी मिल जाती है जो समुद्र के आसपास व समुद्र के अंदर जो भूकंप होते हैं तो ये होता है। मगर
अब जैसे 48 से एक बार अनुमान करके लगाया कि हर 4 पूर्वानुमान में 3 गलत होगा। और जो गलत होता है कि इसका कष्ट जो है, मतलब जो खर्च है बहुत ज्यादा होती है। अगर सबको हटाओ, सबको ये लाओ, मगर उसको ना भी करके हम नहीं रख सकते। जब एक बार ये मिल गया है, ये इसका ये हो गया। और इसमें प्रशांत महासागर में बहुत पहले से, जैसे अभी मैं कह रहा था 1958 बाद जब ये हुआ था तो इन्होंने वो बना लिए थे। हिंद महासागर में था नहीं, कारण हिंद महासागर में सुनामी आने जाने का जो ये है, पर हिंद महासागर में ये कभी था नहीं। मतलब तब तक अभी तक जो 2004 के पहले हमारा कोई चेतावनी प्रणाली नहीं था, कारण यहाँ पर सुनामी कभी आया ही नहीं। 1883 में जैसे बता रहे थे एक बार, उसके बाद इस तरह का कोई खतरनाक सुनामी कभी हमें देखने मिले नहीं। तो ये 2004 के बाद यहाँ भी सुनामी चेतावनी प्रणाली है, और उसमें क्या करते हैं, जो नीचे ऊपर सेंसर लगा रहता है, उसमें जो समुद्र तल का ऊपर जा रहा है नीचे आ रहा है, ये सब सेंसर से मीजर करते हैं। इस तरह का ये करके फिर हम ये जो सुनामी के रास्ते में जो प्रोटेक्टेड एरिया है उसमें हम चेतावनी दे सकते हैं कि सुनामी आ सकता है। अब जैसे मैं बता रहा था कि किस प्रकार सुनामी के नुकसान को कम करें, जागरूकता का महत्व का कभी अधिक नहीं आंका जा सकता। मतलब इट कैन नेवर बी एग्जैगरेटेड द इंपॉर्टेंस ऑफ अवेयरनेस क्रिएशन। किसी भी सक्रिय व्यवस्था के लिए जागरूकता अभियान आवश्यक हिस्सा है। जैसे एक स्कूली छात्र, इसका नाम पील स्मिथ था, ये बहुत पेपर वगैरह टीवी में आया, वो उस समय फुकेट में था, थाईलैंड में। तो अचानक देखा क्या ये समुद्र का पानी पीछे हट गया। तो जब पानी पीछे हट रहा तो लोग क्या होता, जब पर्यटक है तो जो मछली उछली बाहर आ जाते हैं, ये आ जाता है, उसको देखने के लिए बड़े बड़े प्रलोभित होते हैं, होकर के अंदर जाते हैं। जैसे अंदर गया तो बच्चों, तो इसको मालूम हुआ कि ये स्कूल में पढ़ा था, जब कभी पानी रिसीव करता है पीछे हटता है तो हो सकता है सुनामी हो। तो तुरंत सबको बताया, और इस कारण के जो है ना कोई 100 लोगों को जान बची। तो इस तरह का जो जानकारी होने से क्या फायदा हो सकता है ना, ये हो रहा है तटीय क्षेत्र में बड़े परिमाण मतलब मैग्नीट्यूड के भूकंप झटके संभावित सुनामी का चेतावनी के रूप में लेना चाहिए। यदि आपको एक डेटा के मतलब फील्ड में ये किया गया कि सुनामी हो सकता है, मगर भूकंप होना ही सुनामी गारंटेड नहीं है। ये देखा गया कि कम से कम 7.2 रिक्टर स्केल में 7.2 मैग्नीट्यूड के ऊपर 7.2 या अधिक मैग्नीट्यूड के जो अर्थक्वेक होता है वही सुनामी पैदा करते हैं, मगर अर्थक्वेक होना ही सुनामी का कारण नहीं भी बढ़ सकता। अर्थक्वेक बड़े भी हो सकता है सुनामी वो ना पैदा। तटीय जल का तीव्र गति से ऊपर उठना या नीचे गिरना सुनामी का संकेत हो सकता है। जैसे हम बताए, स्थानीय जनता को ऊपर जिसको सूचना स्थानीय सार्वजनिक चेतावनी प्रणालियों से पहुंचाने के लिए उचित क्रियाविधि होनी चाहिए, मैकेनिज्म होनी चाहिए। सुनामी का संकेत मिलते ही प्रभावित क्षेत्रों को खाली करने के लिए मार्ग को पहले से ही निर्माण करना चाहिए। आमतौर पर देखा गया जब पानी घुस गया, जो भी आपका रोड अगर बचे रहते हैं सब विकल्प हो जाती है, वो जाने लायक होता ही नहीं। तो इस रास्ता प्रॉपर एरिया है कहाँ से हम जाएंगे, और इसके लिए बीच बीच में ये जो अभ्यास तत्वों पर ये करना है कि कैसे हम वहां से पलायन करेंगे, सुनामी आएगा तो कैसे जाएगा। सभी प्रमुख जगह पर सुरक्षित जगह तक जाने के लिए दिशा निर्देश, सही सूचना पट, साइन बोर्ड लगे होने चाहिए। संभावित सुनामी प्रभावित क्षेत्रों में भूमि इस्तेमाल का नियमित अंतराल पर समीक्षा की जानी चाहिए। लैंड यूज कैसे होना चाहिए, जैसे आपातकालीन सुविधा जैसे अस्पताल, पुलिस स्टेशन, ईंधन संग्रह, गैस स्टेशन मतलब पेट्रोलियम जो हमारा ये पेट्रोल पंप, विद्युत केंद्र, ये सभागारों का विद्यालय जैसी इमारत सुरक्षित स्थानों पर ही बनाया जाना चाहिए। पर्यटकों को सुनामी चेतावनी तथा निष्क्रमण के बारे में पहले से ही सचेत करना चाहिए। जैसे अभी जो सी बीच वगैरह में जो प्रोजेक्ट ये है, उनको आने के पहले से सुनामी होने से ऐसा आपको कहाँ से इन्फॉर्मेशन मिलेगा, आप उस समय क्या करना चाहिए, उनको आने से पहले जैसे हम गए श्रीलंका का कोई जाएगा या कोई तमिलनाडु इसमें जाएगा तो उसमें हमें ये इन्फॉर्मेशन देना चाहिए। स्थानीय समाचार पत्र, दूरदर्शन, रेडियो केंद्र सुनामी के बारे में नियमित रूप से सार्वजनिक सूचना देते रहना चाहिए। सुनामी खतरे से बचने के एक ही है जो वहां से जितना जल्दी भाग जाए, कारण सुनामी को तो हम रोक नहीं सकते, ना सुनामी से बच सकते, इतना ताकतवर है तो उसका हमारा जो सबसे बचने का केवल एक ही रास्ता है जो उस जगह से भागो, जितने तेजी से भाग सकते हैं वही बच सकते हैं।
बिल्डिंग जितना जल्दी हो सके उस क्षेत्र से खाली कर दिया जाए, तब छोड़कर ऊंचे स्थान पर चले जाए, समुद्र में गिरने वाली नदियों तथा उन जल भराव से दूर रहे। जैसे हमको सुनामी संकेत मिला तो समुद्र में जैसे हम देखते हैं जो जाकर के पड़े तो उसमें भी हमें ध्यान रखना होगा कि नदी में होकर के भी सुनामी हमारा तक आ सकता है। यदि आप नाव या जहाज में हो, इन्हें गहरे पानी के ओर ले जाना चाहिए। यदि आप ऑलरेडी मतलब जो समुद्र का संकेत मिल गया कि सुनामी आ रहा है, तो बंदरगाह की तरफ ना आकर के आप पीछे जाइए। उसका भी कारण हम पहले बताए थे कि इसके कारण यही है कारण जो जब तक बीच समुद्र में, खुले समुद्र में सुनामी विध्वंसकारी नहीं है, कारण उसका तो बहुत कम मुझे आपको पता भी नहीं चलेगा कि इतना सुनामी चल रहा है। मगर हालांकि समय रहने से नाव और जहाज छोड़कर जमीन की ऊंचाई वाली सुरक्षित जगह जाना ही उचित है। अगर यदि आपका समय है तो सबसे ज्यादा सुरक्षित जाने के लिए समुद्र से जाकर और कुछ हो सकता है, यदि आपके पास समय हो। यदि समय ना हो तो समुद्र का भीतर ही रहना चाहिए, ना कि इधर आने। सुनामी को कोई देखने वाला खेल नहीं है, इट्स नॉट ए स्पोर्टिंग जैसे गेम जैसे बोलता है ना। आने वाले सुनामी को देखने का कोशिश ना करें। यदि आप सुनामी तरंगों को देख रहे हो तो इसका मतलब है आप उसको बहुत निकट है। मतलब यदि यू कैन सी तो इसका मतलब है कि आपका बचने का कोई ज्यादा असर नहीं है, मतलब आप इतना नजदीक है सुनामी है तो आपको बचने का इसका मतलब है जो बचने का चांसेस बहुत कम है। तो कोई एक आधा लोग बच भी गए, उससे दूर जाना नामुमकिन है, क्योंकि सुनामी तरंग की गति आपके घोड़े की गति से कहीं अधिक है। उससे भी जैसे जो भी आ रहा है, जैसे कम होने के बाद भी 40-50 किलोमीटर, यह मत सोचिए कि पहले लहर के बाद खतरा टाल गया। ये भी एक सबसे बड़ा जानकारी का इंपॉर्टेंट हिस्सा है। कभी एक बड़ा तरंग आया, अरे सुनामी तो चलो गया, उसके बाद अपना देखने रुकने, मगर वो तो पहला तरंग, जैसे मैं पहले ही बताया था कि एक सीरीज ऑफ वेव्स, और हो सकता है कि पिछले वाला तरंग जो है वो इससे भी ज्यादा खतरनाक। इसका मतलब जो एक लहरें आने के बाद आपको वो जो चेतावनी प्रणाली रेडियो और टीवी जो अनाउंसमेंट होगा उसको आपको सुनना चाहिए। सुनामी का खतरा टला कि नहीं टला। हो सकता है कि 1-2 घंटा तक, जैसे मैं बताया, उसका जो आने का अंतराल है मतलब 50 मिनट चाहिए तो घंटे भी जा सकता है, तो उसके तब तक मतलब घंटे तक जो है खतरा बनी रहती है। तो हो सकता है दूसरा लहरें आ रही है। जो साधारण ये है, मतलब ये आम जानकारियां हैं मगर इम्पोर्टेंट है। जो सांप वगैरह है उनका आते हैं, बाकी आपका मेडिसिन वगैरह ट्रीटमेंट जो धंसने वाला जायगा है ये से उससे आपको दूर रहना चाहिए। ये कुछ मैं जैसे बता रहे थे जो कुछ संदर्भ है, ये जो है कुछ पारिभाषिक शब्द है जो इसमें मैं यूज किया था। तो जैसे मैं बता रहा था कि ये लेख जो है एक मतलब एक आम जनता के लिए तैयार किया था।